कि नकली सर्टिफिकेट का जो मामला है वो केवल पंजाब से रिलेटेड नहीं है, केवल पंजाब का मामला नहीं। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भी नौकरियां दी जा रही है रिजर्वेशन में SC ST OBC के लिए, तो इसलिए ये इशू रीजनल लेवल का ना होकर ये राष्ट्रीय स्तर का है और राष्ट्रीय स्तर का इशू होने की वजह से इसे अगले साल राष्ट्रीय स्तर पर झूठे सर्टिफिकेट के विरोध में एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोटेस्ट किया जाए। इसके विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें। इससे SC ST OBC के लोगों को जगाने का मौका मिलेगा, जोड़ने का मौका मिलेगा, लोगों को इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। इन लोगों की संख्या देश में 74.5% है। अगर इसको इशू बनाकर हम लोग इतने बड़े पैमाने पर इतने लोगों को इकट्ठा करने का इशू बनाते हैं, सेंसिटिव इशू भी है, तो जो बहुसंख्य लोगों को जोड़ने का हमारा अभियान है उससे रिलेटेड ये विषय है, इसको इस तरीके से लिया जा सकता है। दूसरा विषय इसके साथ है, पंजाब में इस सर्टिफिकेट लेने का, झूठे सर्टिफिकेट बनाने का काम जो ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में उनके ही लोग हैं, प्रशासन में उनके ही लोग हैं जो उनको झूठे सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं। और चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट मेंटेन करने का काम भी उनकी ही निगरानी और नियंत्रण में होता है। जब उनके निगरानी में होता है तो वो उस पर पर्दा डाल देते हैं, उसको जांच करने के बजाय पर्दा डाल देते हैं और इस वजह से ये कामयाब होता हुआ दिखाई देता है। तो ये इससे रिलेटेड बात हम लोगों को समझना होगा। मगर पंजाब में जो RSS और ब्राह्मणवादी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के सफाई का काम करने वाली जो जाति पंजाब में है, उनके लोग जो सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए और जो जाट है वो भी सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए, उनके बीच में इस मुद्दे को झगड़ा लगाने के लिए प्रचार कर रहे हैं कि ये नकली सर्टिफिकेट जाट सिखों के द्वारा लिया गया। तो हम लोगों को ये दिखाई देता है कि ये शेड्यूल कास्ट और जाटों के बीच का झगड़ा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मगर ये शेड्यूल कास्ट और जाटों के बीच का झगड़ा ना होता, इसके पीछे RSS की जो सोच है वो सोच है कि इसमें धार्मिक मुद्दा उठाया जाए। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो OBC के लोग हैं, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड आदिवासियों को OBC के साथ लगा दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इससे क्या हो, इसके पीछे क्या मकसद था? इसके पीछे नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो OBC है उनको हिंदू बनाया। अगर मान लो क्रिश्चियन वर्सेस OBC की लड़ाई होती है तो क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू धर्म की लड़ाई होगी, और ऐसी लड़ाई होने से नॉर्थ ईस्ट रीजन में BJP और RSS के लोगों को अपना संगठन बढ़ाने का, फैलाने का मौका मिलेगा। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में उन्होंने एक खेल खेला। खेल पंजाब में
शेड्यूल कास्ट की 31 से लेकर 33% संख्या है, उसमें इस बात को आधार बनाकर अगर आरएसएस भाजपा के लोग उसके अंदर घुस जाते हैं तो वो भाजपा पंजाब में मार्क्सवादी पार्टी नहीं है, वहां उनको सीटें जीतना मुश्किल है क्योंकि उनका बेस नहीं है और इस वजह से वो अपना बेस बनाने के लिए ये झगड़ा लगाना चाहते हैं और झगड़ा लगाने के लिए वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से पर्दे के पीछे जब उसको प्रमोट करेंगे, प्रमोशन करेंगे तो वो लोग उनके साथ जुड़ेंगे। तो इससे और एक मकसद है उनका कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को सिखिज्म के विरोध में भड़काकर उनको वापस सिखिज्म को छुड़वाकर ब्राह्मण धर्म के फोल्ड में लाया जाए। ये भी इसके पीछे भी एक रिलीजियन एस्पेक्ट है जो सुपरफिशियली ऊपर से देखने से दिखाई नहीं देता, मगर इसके पीछे ऐसा मकसद निश्चित रूप से है क्योंकि आरएसएस भाजपा की जो स्ट्रेटेजी है कि सारे देश भर में मामला हिंदू मुसलमान का बनाया जाए। जब एससी एसटी ओबीसी के लोग एससी एसटी ओबीसी के नाम पर जागृत होते हैं, संगठित होते हैं, अपना इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा करते हैं, अपना नेतृत्व खड़ा करते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी के नाम पर संगठन बनाने से मान लो एससी का संगठन बनता है, एससी का लीडर पैदा हो, एसटी का संगठन बनता है, एसटी का लीडर पैदा हो, ओबीसी का संगठन बनता है, ओबीसी का लीडर पैदा होगा बनेगा। अगर मान लो कि यही एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू के नाम पर इकट्ठा होंगे, ब्राह्मण उसका लीडर। ये बात हम लोगों को जितने जल्दी ये बात समझ में आएगी उतने जल्दी ब्राह्मणों की साजिश समझ में आएगी। अभी लेबर लोगों के संबंध में एक मुद्दा उठा था कि 100 साल में ऐसा क्या हो गया कि लेबर लोगों का कानून 100 साल में उन्होंने खत्म कर दिया। 100 साल में तो और ज्यादा मजबूत होना चाहिए था, वो खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद भी वो लेबर लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों? लेबर वो लेबर जो था, लेबर बनने की वजह से संगठन बना, लेबर बनने की वजह से ट्रेड यूनियन बना, लेबर बनने की वजह से राइट मिला, लेबर हिंदू बन गए, वो हिंदू हो गया, लेबर मिला। समझ आ रहा? ये जो हर जगह इफेक्ट कर रहा है हिंदू मुसलमान वाला जो मामला है, ये इसी थियरी पर काम करेगा। और ये ऐसी थियरी है कि आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एक प्रोपेगेंडा में एक सिद्धांत प्रचार चला रहा है, हिंदू भारत में मौसम। आप लोग अगर अखबार पढ़ते होंगे, अगर अखबार आप पढ़ते होंगे तो अखबार में थ्योरी प्रचार में लाई जा रही कि हिंदू मौसम है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हिंदू मौसम कैसे। एससी अछूत है तो अछूत हिंदू कैसे है? एक साथ हो तो अछूत भी मतलब छूने वाले भी नहीं है, हिंदू भी एक साथ वो नहीं हो सकते। आप अछूत भी हो और हिंदू भी हो। जंगलों में रहने वाले वो जंगली हो गए, जंगली भी है। वर्ण व्यवस्था में ओबीसी की जो लोग हैं वो शुद्ध है, अधिकार वंचित है, गुलाम भी है। तो ये जो हिंदू मुसलमान वाली जो थ्योरी है, ये ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक के 3.5% ब्राह्मणों को वो संख्यांक सिद्ध करती है। और फिर इसी आधार पर सारा मीडिया आर्टिकल लिखवाता है कि
बोल सकते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का या रेशियल जो सिस्टम था उसके अनुसार ब्राह्मण का एक रेस है और उस रेस के आधार पर ब्राह्मण अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करते थे। जैसे ही एडल्ट फ्रेंचाइज का मामला आया, ब्राह्मणों को ये बात समझ में आई कि तो रेशियल का मतलब तो ब्राह्मणों को सेग्रीगेट करने का होता है। ये 3.5% वालों को 3.5% सिद्ध करने का मामला है और 3.5% के आधार पर अगर चुनाव बढ़ा जाएगा तो ग्राम पंचायत में पंच भी चुनकर नहीं आ सकता। तो ग्राम पंचायत में सरपंच कैसे बनेगा? जो ग्राम पंचायत में 3.5% के आधार पर सरपंच नहीं बना सकते, सारे देश के प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे तो फिर देश की व्यवस्था पर कब्जा कैसे करेंगे? तो हमारा वर्चस्व कैसे होगा? तो ये जो थेरी हिंदू मुसलमान की थेरी जो है वो 3.5% ब्राह्मणों को एक रूलर बनाने वाली थेरी, शासक वर्ग बनाने वाली थेरी। इसने कांग्रेस को कमजोर किया मगर कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही। क्यों? कांग्रेस यही काम सीक्रेटली प्रैक्टिस कर रही थी। जब तक कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस हिंदू मुसलमान की थेरी सीक्रेटली प्रैक्टिस करते थे। तो सीक्रेटली प्रैक्टिस करने के दौरान कांग्रेस क्या करती थी कि मुसलमानों के विरोध में देश में जो आंदोलन चलते थे उसको सीक्रेटली प्रमोट करते थे, सीक्रेटली प्रमोट करते थे और उस आंदोलन का विरोध नहीं करते थे, उसको अंदर से प्रमोट करते थे। प्रमोट क्यों करते थे? तो उस समय उस थेरी का अब आरएसएस के कामों में इस कमजोरी को आइडेंटिफाई किया। कांग्रेस सीक्रेटली प्रैक्टिस कर सकती है, ओपनली हिंदू मुसलमान का मामला पर स्टैंड नहीं ले सकती क्योंकि इससे 15% मुसलमान कांग्रेस के विरोध में हो जाएगा। ये जैसे ही आरएसएस ने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने एक दाव पेश किया कि कांग्रेस सीक्रेट प्रैक्टिस करती है, हम ओपन करेंगे। कांग्रेस ओपन कर नहीं पाए। तो आरएसएस जो है इसको ओपन कर रही है, कांग्रेस उसको को उन्होंने डिजाइन किया, उसको प्रमोट किया और उसको आधार बनाकर उन्होंने बात को आगे बढ़ाया। ये सारा काम काशीराम जी करते थे। मायावती के दिमाग पर, मायावती के तो उसके बात की बात नहीं है। ये बात जो काशीराम जी के और बैकग्राउंड के साथ बहुत गहराई है, तो मायावती बुद्धिमान है, उसको ये इतनी गहरी सूझबूझ कहां से? तो मायावती मुख्यमंत्री बनी नहीं, वो काशीराम जी ने बनाया। उत्तर प्रदेश के जाटों को बुरा लगेगा, बुरा लगे इससे मुझे क्या लेना है? मैं तो अकल बांट रहा हूं। ये कोई उसके साथ कोई रिश्तेदारी है वो उसको बिगाड़ने की मैं ऐसा बोल नहीं, मैं इसके पीछे मेरा मकसद नहीं है। डॉक्टर जब आपके पेट को चीरता है फिर टाका लगाकर आपको बचा लेता है, वो ऐसे नहीं काम कर रहा। ऑपरेशन करने से अगर आदमी बच जाता है तो करना पड़ेगा। उसके पीछे उसको दर्द देना मकसद नहीं है, उसको बचाना मकसद है। तो ये बारीकियां मुझे समझ में आती, मैं बता रहा हूं। ये मायावती को ये बात समझ में नहीं आती। तो मायावती ने क्या किया? जो जहां से काशीराम जी ने मामला शुरू करके शेड्यूल कास्ट के एक जाति को लेकर आधार बनाकर बात को बहुजन की तरफ लेके गए थे, मायावती ने रिवर्स गियर में क्या किया? मायावती ने रिवर्स गियर में लाकर वही का खड़ा किया। और मायावती के पास में 13% वोट है। जो इमोशनल लोग है, जो जाति से अटैच फील करते हैं,
लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं, उनको मालूम ही नहीं 13% से एमपी कराता है, 13% से एमपी कराता है, कि उनको कोई समझ में नहीं आता। वो तो उनको एक जातीय भावना के आधार पर वो उनसे जुड़े हुए हैं, जातीय रोशन के आधार पर जुड़े हुए हैं। ये सोचना लीड करने वाले आदमी का काम है। तो कांचीराम नहीं सोचते थे, मायावती सोचती नहीं है। क्योंकि मायावती क्यों नहीं सोचती? क्योंकि मायावती की औकात ही नहीं। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये इसकी ये रणनीति बनाने वाला मामला है, बहुत भारी की बात है। तो मायावती के बयानों में ये बात जो है, बयानों में, स्ट्रेटेजी में, फैसलों में रिफ्लेक्ट होती, वो होती नहीं है। मैं इसके आधार पर बोल रहा हूं, मायावती के साथ झगड़ा नहीं है जी, झगड़े के कथन से मान दीजिएगा। तो एक बारीकियां, ये बारीकियां हमको समझना होगा। और इसकी वजह से क्या हुआ था? भाजपा ने, आरएसएस ने क्या किया? चुनाव में क्या किया? पिछले चुनाव में क्या किया? उत्तर प्रदेश में हो गया। भाजपा ने पिछले चुनाव में क्या किया? जमात और जाटों को छोड़ के जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको टिकट दिया। तो जमात और जाट जाति के शेड्यूल कास्ट छोड़कर जितने लोगों को टिकट दिया वो एमएलए बन गए, एमपी बन गए। प्रोफेसर को पूछो, मैं तो महाराष्ट्र का, मुझे मालूम है, यूपी के लोग पता नहीं। तो ये मायावती को अगर काशीराम की होती तो उसको काउंटर करता। मान लो 18 लोकसभा की सीटें अगर शेड्यूल कास्ट की है रिजर्व, तो काशीराम जी सीट बंटवारे में क्या करते? तो 50-50% शेड्यूल कास्ट में इनको देते, 50% उनको देते, उनको भी जोड़ते रखते और फिर उनको चुनाव जितवाते। तो उन लोगों को पार्टी हमारी, जब तक लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये पार्टी हमारी है, तब तक वो फील्ड में जाकर काम कर लगे। उनको लगना चाहिए ना, तुमको लगता है, तुमको लगना चाहिए ना। ये जो बारीकियां है, ये बारीकियां लीड करने वाले आदमियों को जानकारी के लेवल पर समझने की है, ज्ञान के लेवल पर समझने की है, और जब फैसला लेने का समय आता है तो अमल करने की। तो ये लीडरशिप का मामला है। मायावती लीडर है तो उसको ये समझ नहीं देगा। ये फैसला उत्तर प्रदेश के शेड्यूल कास्ट के जमारों को या जाटों को नहीं करना है, फैसला मायावती को करना है। यही बात सारे देश के अलग अलग राज्यों के तमाम जो लोग हैं उनको ये बात लागू होती है। ये बात समझकर काम करना चाहिए। इसलिए मैं ये बातें आप लोगों को और इसकी बारीकियां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हिंदू मुसलमान की थ्योरी आज के तारीख में अभी 22 जनवरी को चुनाव जीतने के लिए हिंदू का मामला, धर्म का मामला, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का मामला खड़ा करेंगे। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है कि एक बार राम जन्मभूमि का वोट नहीं लेंगे, 2 बार लेंगे। एक बार जाति मस्जिद गिराने का, एक मंदिर बनाने। तो मीडिया अब क्या करेगा? आने वाले समय में मीडिया मतलब कई दिन तक राम मंदिर वही चलता रहेगा। फिर उसके उद्घाटन का होगा तो वो सवेरे से लेकर रात तक वही चलता रहेगा। अगर मोदी चला गया तो हो सकता है हेलीकॉप्टर से फूलों का वर्षा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा कर सकते हैं। इन ब्रीफ क्या है? मामला हिंदू मुसलमान का बना है।
जो मामला एक मुसलमान का बनता है तो SC/ST OBC के जो वोट है वो अगर ब्राह्मणों के अकाउंट में जमा हो जाते हैं तो आपका पॉलिटिकल शेयर कहाँ रहेगा, क्या रहेगा? देखो, यदि आपको जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आजाद भारत में हमारा लक्ष्य क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच है, रिकॉर्डेड है, क्या कहते हैं कि आजाद भारत में हमारा लक्ष्य है शासक वर्ग बनना, हमारा लक्ष्य 15% शासक वर्ग बन जाएगा, ऐसा बाबा साहब को लगता है। 12% में नहीं आता, 15% में MLA और MP नहीं आता, समझ में आता था, इसलिए वो 15% की बात नहीं करते थे। मगर जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अनटचेबिलिटी, एट्रोसिटी, अनटचेबिलिटी, एट्रोसिटी, अनटचेबिलिटी, एट्रोसिटी, 15 के बाहर ही नहीं जाएगा। जब आप लोग टीचिंग और प्रैक्टिस में 15 के बाहर अपील करने के लिए, रणनीति को छोड़ो, बोलने के लिए भी 15 के बाहर नहीं जाते, तो सुनने के लिए लोग तैयार हैं मगर आप बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, तो लोग आएंगे क्या चाहते हैं? आना नहीं है। शासक वर्ग बनने के लिए आपका अपील बहुसंख्यक लोगों को होने वाला है। आपकी अपील, आपकी भाषा इस तरह से होनी चाहिए जिससे आप बहुसंख्यक लोगों को अपील कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हो। क्या अगर आप इधर आते हो, इधर आने से SC/ST OBC के लोग अगर इधर आते हो ऐसा अपील होना नहीं आता। अगर ऐसा आपका अपील ही नहीं है तो लोग क्यों अपने आप आएंगे? क्या अपने आप तो नहीं आता, क्योंकि अपने आप आपका कोई थ्योरी जो है वो होता नहीं है। अपने आप में कॉन्शियसली करने की बात नहीं होता, तो अपने आप कहां से होगा? कॉन्शियसली करने के बाद बहुत मुश्किल होता है, तो अपने आप कैसे होगा? तो इसलिए ये रणनीति बनाकर ये सारा का सारा काम होना चाहिए और योजना बनाकर ये सारा का सारा काम होना चाहिए और ये काम नेतृत्व करने वाले लोगों का होना चाहिए। इसलिए ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं बार बार ये बोलते रहता हूँ, मान लो जब मैं बोलता हूँ कि शेड्यूल कास्ट में 3 संगठन बनने चाहिए, अपर लेवल शेड्यूल कास्ट, मिडिल लेवल शेड्यूल कास्ट एंड एक्सट्रीम। आपके साथ लोग आएंगे, एक तो आप जीतते नहीं हो, दूसरा आपके प्रयास से जीतने की संभावना पैदा हो, ऐसा नहीं करते वो आपके साथ लोग आएंगे। तो हम लोगों को जीतने का काम करके लोगों को दिखाना चाहिए, दूसरा जीतने की संभावना पैदा होना चाहिए। तो जीतने की संभावना आप जो प्लानिंग बनाते हो उससे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 6247 जाति के कार्यकर्ता 6247 जाति में काम करने के लिए लगा दो। लोग आते हैं कि नहीं आते हैं दूसरी बात है, मगर 6247 जाति में हम लोग काम कर रहे हैं तो सुनने वालों को क्या लगेगा? ऐसा करने की संभावना है, ऐसा करने की संभावना है, तो संभावना तो पैदा करो कम से कम। अरे कुछ होना जाना नहीं तो संभावना तो पैदा करो। मैं ऑर्गेनाइज थिंकिंग करने वाला आदमी हूँ, सिंपली बोलने वाला आदमी थोड़ी हूँ। मैं माइक पर बगैर सोचे समझे नहीं बोलता, उसके पीछे रणनीति होती है और रणनीति के तहत बोल रहा। अगर इस तरीके से आप काम करते हो तो काम कर सकते हो, सफल हो सकते हो। तो इस तरीके से मैं ऐसा मानता हूँ काम करना होगा। अब मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, बाकी तमाम हमारे लोग हैं उन लोगों को निश्चित रूप से हम लोगों को जागृत करके संगठित करने का काम करना चाहिए। बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति से ही हो सकता है, इस पर हमको हमेशा ट्रस्ट देना चाहिए। यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।